हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम बजट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और गवर्नमेंट बजट को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। गवर्नमेंट बजट में मैंने पार्ट वन के अंदर आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, एक निमोनिक MERA मीरा करके बताया था कोड आपको। सेकंड पार्ट के अंदर हमने पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन देख लिया था, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट और क्लास यानी कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंसेस, कई सारे एग्जाम्पल, मीनिंग, पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट, यानी कि बजट में कितने टाइप के बजट होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बैलेंस बजट और इक्विलिब्रियम बजट। मैंने बजट के दो कंपोनेंट बताए थे आपको, टोटल रिसीट यानी बजटरी रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि बजटरी एक्सपेंडिचर। और रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेक्टेड है यानी कि दोनों एक्चुअल नहीं है। जब मैं बात करूंगा बैलेंस बजट की, इक्विलिब्रियम बजट की, यहाँ पे जो टोटल रिसीट्स है वो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, बैलेंस बजट। सरप्लस मतलब जहां पे रिसीट्स ज्यादा होगा, और डेफिसिट मतलब जहां पे आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। सीधी सीधी बात है, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा, सरप्लस मतलब रिसीट ज्यादा। तो अगर सरकार की कमाई ज्यादा है तो सरप्लस बजट, और अगर सरकार का खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट बजट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लिया जाता है, मे बी इन MCQ फॉर्म और शॉर्ट क्वेश्चन, वो है क्लास की जो सरप्लस बजट है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बजटरी रिसीट्स आर ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट में जो बजटरी रिसीट्स है वो बजटरी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ध्यान समझना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर, पैसा ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए, सरप्लस बजट की जनता से किसी तरीके से पैसा ज्यादा ले लिया जाए बाय वे ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस, ओके, और डिक्रीज इन सब्सिडीज। और अगर बजट है डेफिशिएंट बजट, यानी कि जहां पे क्लास अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो सरकार को क्लास पब्लिक से ज़्यादा लेने की जगह ज़्यादा देना चाहिए। तो उस सिचुएशन में सरकार जो है वो बनाती है डेफिसिट बजट। तो ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में बनाया जाता है सरप्लस बजट, और जो डिफ्लेशन है उसमें बनाया जाता है डेफिसिट बजट। इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट और डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट सरकार बनाती है। तो ये तीन टाइप के बजट है। अब जो डेफिसिट बजट है, जो डेफिसिट है, बेसिकली डेफिसिट की भी क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो बजटरी डेफिसिट है। वैसे जब मैं बोलूं, जो डेफिसिट बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं डेफिसिट, तो ये वही बजटरी डेफिसिट है। तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। मैंने कहा था ना, डेफिसिट, ये जो टोटल डेफिसिट होता है, टोटली कितनी डेफिसिट है, कितनी कमी है, उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। लेकिन अब ये जो बजटरी डेफिसिट है, ये जो बजटरी डेफिसिट है, ये तो मैंने बता दिया आपको, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब बजटरी डेफिसिट भी तीन टाइप का है। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। और इस फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं क्लास फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये तीन तरह के बजटरी डेफिसिट है। और बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब हम इन तीनों के फॉर्मूलों को डिटेल में समझते हैं, डिटेल में बात करते हैं, फिर क्लासेस के जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे। बट सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सीधी सीधी बात, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू RE माइनस RR। कॉपी में क्लास फॉर्मूले लिखते रहना, कंक्लूजन जो भी वीडियो से सीख रहे हो आप उसको मस्ट नोट डाउन, ओके। सो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। सो RD इज इक्वल टू RE माइनस RR। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब सरकार के डे टू डे एक्सपेंसेस जो कंट्री को मेंटेन करने का है, कंट्री स्मूथ फंक्शनिंग करे, उसके लिए जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और जो कमाई है वो बहुत कम है, इसीलिए डेफिसिट आ रहा है। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, कि अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका इम्प्लीकेशन होगा क्या, होगा इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा कंट्री के अंदर। अगर ये हालात है कि सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या इंप्लीकेशन होगा। सिंस रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर लार्जली रिलेटेड टू रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा था जो रेवेन्यू है वो रेकरिंग नेचर का है, डे टू डे एक्सपेंस, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे या पर्टिकुलर इंटरवल पे सरकार ये खर्चा करती है। किस पे,
एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस पे। देश के संरक्षण में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्री को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन, हेल्थ हो, मेंटेन करने में सरकार, या ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हो, उसको मेंटेन करने में सरकार डे टू डे बेसिस पे जो खर्चा करती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत हाई है तो ये सरकार को एक वार्निंग सिग्नल देता है, वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट, ईदर टू कट इट्स एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम करो, या इंक्रीज इन टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट। देखो, अगर रेवेन्यू डेफिसिट सरकार का बहुत हाई है तो ये सरकार को एक वार्निंग सिग्नल देता है, तो या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या सरकार अपनी कमाई को बढ़ा ले, इंक्रीज इट्स टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट। इन लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पुअर पीपल टू पे टैक्स। भाई सीधी सी बात है, इन लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, जो हमारा लेस डेवलप्ड कंट्री है जैसे इंडिया, तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है टू फोर्स द पुअर पीपल टू पे हाई टैक्स। भाई सीधी सी बात है, आप गरीब लोगों को इतना फोर्स नहीं कर सकते कि वो हाई टैक्स पे करे, है ना। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू कोप विद हाई रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वेयर डिसइन्वेस्टमेंट कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है ये कहते हैं कि अगर कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो इस सरकार को एक वार्निंग सिग्नल दे देती है, या तो सरकार अपने खर्चे कम कर ले या सरकार अपनी कमाई को बढ़ा दे। अब इंडिया क्योंकि एक पुअर कंट्री है तो सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर सकती, है ना। खर्चे कैसे कम करेगी सरकार? देश तो बन ही रहा है अभी। आप क्या एजुकेशन नहीं दोगे, क्या आप सड़क नहीं बनवाओगे, क्या आप आर्मी नहीं रखोगे, क्या आप डिफेंस में खर्चा नहीं करोगे? सारे खर्चे होने हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सारे खर्चे होने, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे खर्चे होने, खर्चे कम नहीं कर सकते। इंडिया भी बन रहा है, ठीक है, न्यू है। अब आप अपनी कमाई भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इंडिया के लोग गरीब हैं। अब इंडिया के लोग ज़्यादातर गरीब लोग हैं, आप गरीब लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप टैक्स दो, सरकार की मेन कमाई टैक्स से होती है, आप गरीब लोगों से टैक्स वसूल नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में सरकार अगर रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन झेल रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए क्लास? सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए? या तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा है तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो सरकार बोरोइंग करे या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे। बोरोइंग से जब सरकार उधार लेगी तो सरकार की लायबिलिटी बन जाएगी, और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट कम हो जाएगी। तो कुल मिला के जब सरकार के पास पैसे नहीं है और सरकार ना ही रेवेन्यू एक्सपेंस को कम कर सकती है ना रिसीट्स को बढ़ा सकती है, तो सरकार उधार लेना स्टार्ट कर देती है, या फिर उनके पास जो ऑलरेडी कुछ एसेट्स है, कुछ कंपनियां हैं, उनको बेचना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये हो गया क्लास इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट तुम्हें समझा दिया, आर ई माइनस आर आर। फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? इट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या है, मीनिंग क्या है। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स क्लास अदर देन, यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो फिस्कल डेफिसिट को ही क्लास हम क्या कहते हैं? बोरोइंग। अगर किसी क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन होगा तो हम मानेंगे वही फिस्कल डेफिसिट है। बोरोइंग इज गिवन तो हम क्या मानेंगे? वही क्या है क्लास? फिस्कल डेफिसिट है। सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा खोल सकता हूं फॉर्मूले को, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, अब जो टोटल रिसीट है तो वो दो है, क्या क्या? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट के अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। सबसे ज्यादातर क्लास यही फॉर्मूला यूज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। या फिर आप इसी को और खोल सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर के बदले क्या लिख सकते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये रहा, माइनस कैपिटल रिसीट तीन होते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दो होगा, फिर क्या क्या? रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। डन। अच्छा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। बात बराबर है, क्यों? मैं समझाता हूं। बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है? टी माइनस टी आर। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट वाला, बट मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा कि ये सही है। तो बजटरी डेफिसिट जो है वो है टी माइनस टी आर प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। अब टोटल एक्सपेंडिचर में से
अगर मैं इसको खोलूं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये टोटल रिसीट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स है ना, टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट, और ये टोटल रिसीट माइनस हो रहा है तो रेवेन्यू रिसीट ही माइनस होगा और कैपिटल रिसीट ही माइनस होगा। ओके, और प्लस क्या है यहाँ पे, बोरोइंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट के अंदर क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन, डिस इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग्स, और ये प्लस बोरोइंग्स, यहाँ पे फिर से एक बोरोइंग प्लस है तो ये बोरोइंग बोरोइंग कैंसिल हो जाएगा। एक बोरोइंग तो टोटल रिसीट के अंदर ही था और एक अलग से ये बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी था, तो ये कैंसिल हो गया, ये बोरोइंग कैंसिल हो गया। तो जो बचा वो सिर्फ इतना ही बचा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। आप देखो हमने पहले भी ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिख रखा है। सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग तो कैंसिल हो गया, एक बोरोइंग यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक बोरोइंग यहाँ पे है, तो वो कट के क्लास अल्टीमेटली, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग्स है तो इसीलिए बोरोइंग कैंसिल ही हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से सारे रिसीट्स घटा दो, टोटल रिसीट एक को छोड़ के बोरोइंग्स, ये आपका क्लास फिस्कल डेफिसिट हो गया। अच्छा, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, अगर हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला इट कॉज इन्फ्लेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा उधार लेंगे तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होगा। गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी। अगर सरकार ज़्यादा उधार लेगी तो आरबीआई से भी उधार लेगी सरकार, आरबीआई ज़्यादा नोट प्रिंट करेगी, नोट प्रिंट करेगी आरबीआई ज़्यादा, तो वो नोट सर्कुलेशन में देश में ही तो आएगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। यानी कि अगर हम उधार ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम खर्च करेंगे तो क्लास इससे महंगाई और बढ़ेगी, इट्स कॉज इन्फ्लेशन। इट इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, बी पॉइंट है क्लास, ए नहीं है बी पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हम लोग बाहर कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इंक्रीज आर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, यानी कि अगर हम लोग क्लास उधार ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अदर कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं। यार सीधी सी बात है, मैं जिस देश से उधार लूंगा हम उस कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे, हमें उसकी बात रखनी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। इट एक्यूमुलेट्स, इसी है डी, इट एक्यूमुलेट्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन टू रीपे द लोन विद इंटरेस्ट। जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है। अगर हम किसी कंट्री से उधार ले रहे हैं ना क्लास, तो हमने तो उधार ले लिया, लेकिन हमारे बाद जो अगली सरकार आएगी 5 साल बाद, या मान लो 10 साल 15 साल 20 साल, कभी तो सरकार बदलेगी, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल बर्डन जो है ना वो फ्यूचर जनरेशन पर रहेगा कि इतना उधार ले रखा है हमारी पुरानी सरकार ने, हमें ये सारा का सारा रीपे करना है। और अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बोरोइंग बढ़ेगी, और बोरोइंग अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ता है, जिसको हम लोग डेट ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्जों का जाल, डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स, बोरोइंग बढ़ेगा तो क्लास इंटरेस्ट हमारा बढ़ेगा। मान लेता हूँ क्लास रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 था, रिसीट था 5, रिसीट था 6 मान लो, तो ये 4 आ गया। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया, 4 आ गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है क्लास यहाँ पे 10, और रेवेन्यू रिसीट कितना है 6, तो रेवेन्यू डेफिसिट 4 आ गया। अच्छा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो इंटरेस्ट है वो कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 की जगह अगर मैं 11 कर दूं तो आपका आंसर 5 आएगा, 12 कर दूं तो आपका आंसर 6 आएगा, 13 कर दूं तो आपका आंसर 7 आएगा। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, बोरोइंग बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और साथ में रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो ये कर्जों का जाल है, लोन और ज्यादा, इंटरेस्ट और ज्यादा। अब इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर लोन लेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट इकट्ठा होगा, फिर उसको पे करने के लिए और लोन लेंगे। तो ये कर्जों का जाल ही तो हो गया, दलदल हो गया, जिसके अंदर क्लास हम क्या कर रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लास फिस्कल डेफिसिट के 4 पॉइंट आप ध्यान रखना। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट्स, लेकिन एक चीज छोड़ देना, क्या, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब जो तुम प्राइमरी डेफिसिट निकालोगे ना वो फिस्कल डेफिसिट में से ही इंटरेस्ट को माइनस कर दो, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा।
प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू fiscal deficit less interest payment. So while fiscal deficit shows borrowing required by the government including interest payment on accumulated national debt, primary deficit shows borrowing required by the government exclusive of interest payment. So tax receipt equal to tax, direct tax plus non indirect tax. ये तो आपको पता था पहले से, पता नहीं क्लास क्यों आ गए यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं. So primary deficit तो आपका क्लियर हो गया ना यहाँ तक, डन. तो हमने तीनों डेफिसिट पढ़ लिया. अब हम एक एक करके क्लास न्यूमेरिकल पे चलेंगे और आज हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आराम से अपनी कॉपी निकालो क्लास. 10 में से लगभग 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के भी होंगे और बाकी सारे क्लास यहाँ पे. और इससे बाहर आपके एग्जामिनर में नहीं जाएगा, एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जाएगा. मे भी कुछ और चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, जैसे बजट का ऑब्जेक्टिव मीरा MERA बताया था आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के रिवाइज कर लो. आपके बाद में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पूछा जा सकता है. इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है. बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तो मैंने आपसे क्या कहा था, रेवेन्यू रिसीट कितना है 80,000, बोरोइंग है 45,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख, इंटरेस्ट पेमेंट 25%. जो इंटरेस्ट है वो 25% है. किसका 25% है? रेवेन्यू डेफिसिट. और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 20 का 25% कितना आएगा? 5,000. सॉल्व करके तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया 5,000. अब हम फिजिकल डेफिसिट निकाल लेते हैं. फिजिकल डेफिसिट किसी को ही हम लोग क्या कहते हैं क्लास? बोरोइंग्स. तो बोरोइंग कितना है क्लास? 45,000. ठीक है. और जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट उसका फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट. 5,000 का इंटरेस्ट आपने अभी निकाला था. भाई पेपर में अगर आता है तो यू हैव टू राइट होल फॉर्मूला. तुम्हें फॉर्मूला जरूर लिखना है. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा. तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट, ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट. कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्लास हो तो आप मुझे बता सकते हो. कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी आप मुझे बता सकते हो. ओके क्लास क्लियर है यहाँ तक? बताओ मुझे. चलो अब आगे देखते हैं. ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके लिख लो. अगर आपको लिखना है ना, यू कैन राइट. आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है. ठीक है. तो आप मुझे बताओ रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? RE माइनस RR. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 100 माइनस. आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो सॉल्व पहले. और ऐसा पेपर में पहले क्वेश्चन आ चुका है. रेवेन्यू रिसीट 80 है तो ये आ गया 20. फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या बताया था क्लास मैंने आपको? फिजिकल डेफिसिट के लिए टोटल एक्सपेंडिचर. तो आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 110 प्लस 100, 210 माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना है क्लास? 80 माइनस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग. ये जो नेट ऑफ बोरोइंग लिखा है ना क्लास, इसी को एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कहते हैं, 95. अब मुझे माइनस करना पड़ेगा इसको. करो माइनस. कितना आ रहा है? ये आ गया 210 माइनस 80 माइनस 95, 35. ये आपका आ गया क्लास कितना? 35. ठीक है. और जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट. तो इंटरेस्ट पेमेंट 10 है. 35 माइनस 10 कितना क्लास आएगा? ये 25. 35 माइनस 10 जो आएगा ये आएगा आपका 25. ठीक है. तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है. बहुत आसानी से आप फॉर्मूला लिखो, कंप्यूट करो, आंसर निकालो. एक एक लाइन के आंसर है. बस फॉर्मूला लिखो, एक लाइन में कंप्यूट, नीचे आंसर. एक और क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी. कितना सिंपल है आप मुझे बताओ. रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो टैक्स और नॉन टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा रेवेन्यू. क्योंकि देखो आपको इस क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला नहीं दिया है. तो यू ऑल नो कि रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स प्लस नॉन टैक्स. तो टैक्स है 47, नॉन टैक्स है 10. 47 प्लस 10 कुल मिला के 57 माइनस होगा तो 23 बचेगा. राइट. 57 आप माइनस कर दोगे 80 में से तो 23 बचेगा. फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है क्लास? फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स के बराबर होता है 32. ओके.
प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल है 32, इंटरेस्ट पेमेंट है 20, 32 में से 20 गया तो कितना आ गया? 12। तो ये हो गया क्लास आपका आंसर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ओके, हो गया क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। ये चीज़ें क्लास यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं अब। अच्छा, इफ बजटरी डेफिसिट इज 25, मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें बजटरी डेफिसिट दिया हो, बजटरी डेफिसिट, तो तुम फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। मैं दिखा दूं तुमको, ये रहा, ये लास्ट वाला। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ये इकलौता फॉर्मूला आप तभी लगाओगे क्लास, ये फॉर्मूला जब आपको बजटरी डेफिसिट दिया होगा। तो बजटरी डेफिसिट कितना है? 25,000 प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी 7,000। कुछ बच्चे इसको 7,000 को ही ले लेते हैं, नहीं, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है, अदर लायबिलिटीज आर, तो ये आपका कितना क्लास आएगा? 32,000। तो आप डायरेक्टली मत ले लेना प्लीज। तो फिस्कल डेफिसिट, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान रखना फॉर्मूले का, आप एक तरीके से ध्यान रखना कि बजटेड डेफिसिट में बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आएगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा, फोर्थ क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फाइंड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। बोरोइंग का मतलब फिस्कल डेफिसिट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 15,000। भाई तुम्हें निकालना क्या है? बोरोइंग्स, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इंटरेस्ट जो है वो 15,000 है, और ये जो 15,000 है ये 25% है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। तो इससे मुझे प्राइमरी डेफिसिट का पता चल जाएगा, 1/4 उधर भेज दो, तो 60,000 जो आ गया वो आ गया प्राइमरी डेफिसिट। अब मुझे प्राइमरी डेफिसिट पता है तो मैं फिस्कल डेफिसिट आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि फिस्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी प्राइमरी का ही जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आप मुझे प्राइमरी का फॉर्मूला बताओ। प्राइमरी डेफिसिट is equal to fiscal deficit less interest payment। तो आप जो फिस्कल डेफिसिट देखोगे वो कितना है क्लास? फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन में तो निकालना है, प्राइमरी 60 है, इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट कितना है क्लास? 15,000। 15 इधर भेज दोगे आप, 75,000 जो आ गया ये आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम क्या कहते हैं? बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये आ गया आपका 75,000। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000 करोड़। सिक्स्थ क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट कितना है क्लास? 20,000 करोड़ है। बोरोइंग यानी कि फिस्कल डेफिसिट दे रखा है 15,000 करोड़। इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज टू बी 50% ऑफ रेवेन्यू, जो इंटरेस्ट है वो 50% है किसका? रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि 10,000। तो फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी। देखो फिस्कल डेफिसिट तो पता है आपको, यही बोरोइंग्स है, यही आपका फिस्कल डेफिसिट है। अब प्राइमरी का हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल कितना है? 15, इंटरेस्ट है 10, तो प्राइमरी आ गया सिर्फ 5,000। ठीक है, देखो यार एक एक 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अगर आप, इसलिए मैंने कोशिश की थी ना कि थर्ड पार्ट के अंदर ही इस चैप्टर को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। अब ये कुछ थोड़े से लगभग 4 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स के हट के थ्योरी क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। और आपको गिविंग रीजंस कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल, आपको रीजन देना है और बताना है कि कौन सा इसमें से रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी सब रेवेन्यू है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन इससे कोई भी क्लास सरकार की असेट, देखो रीजन सब में सेम है, कोई भी असेट क्लास इससे नहीं बढ़ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। और कैपिटल में या तो असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगा। अब रीपेमेंट ऑफ लोन में लायबिलिटी कम हो रही है, सो ये कैपिटल है। एक्सपेंडिचर ऑन रोड असेट बन रहा है तो कैपिटल है। आप वीडियो पॉज करके लिख लो, क्योंकि बहुत आसान है, मैं तो बताते ही आंसर आ जा रहा है, बट आप वीडियो पॉज करो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये सब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ये सब तो हमने पढ़ते हुए डिस्कस किया था, इसी का क्वेश्चन आ गया। तो ये 8 पॉइंट है, पेपर में आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट देगा, आपको लिखना पड़ेगा, आप पहचान के। इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू होता है, सैलरी सरकारी एम्प्लॉयज को दी जा रही है रेवेन्यू। आपने एक कंपनी खरीद ली,
टेकिंग ओवर अ प्राइवेट कंपनी तो इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट करना, शेयर खरीदना, कंपनी खरीदना कैपिटल है, सब्सिडीज दे रहे हो क्लास तो रेवेन्यू है, शेयर्स खरीदा है तो क्लास कैपिटल, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे सरकार की एसेट क्रिएट हो रही है। 8th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। अब ये रिसीट्स है, आपको बताना है कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, भैया लोन लिया तो लायबिलिटी बन गई ना, कैपिटल है। किसी भी तरीके का टैक्स रेवेन्यू होता है। अच्छा, जो गिफ्ट टैक्स होता है ना, इसको पेपर टैक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी आ सकता है पेपर टैक्स। गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स बोलते हैं, क्योंकि क्लास इससे कुछ भी ना के बराबर सरकार को इससे कलेक्शन आता है, बहुत ही कम कलेक्शन आता है। आप सोचो ना यार, सरकार कितने ऐसा गिफ्ट होते होंगे जो रियल में कंट्री पे जाता हो, मतलब अमाउंट कम है बाकी टैक्सेस के मुकाबले, इसलिए इसे पेपर टैक्स बोलते हैं, नाम का टैक्स है। सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पीएसयू, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया तो ये कैपिटल नेचर का है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, सब रेवेन्यू नेचर का है। प्रॉफिट किसी कंपनी का रेवेन्यू नेचर का है। उधार लिया जापान से बुलेट ट्रेन के लिए तो ये क्लास कैपिटल है। गुड्स एंड सर्विस, कोई भी टैक्स का कलेक्शन हो तो वो रेवेन्यू है। अमाउंट रिकवरी ऑफ लोन, तो भैया रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू कैपिटल पहचानने के लिए आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। आप मुझे बताओ कौन सा इसमें से डेट क्रिएटिंग है, कौन सा नॉन डेट क्रिएटिंग है, किससे कर्जा बनेगा। आप कोई पब्लिक कंपनी बेचोगे तो क्या कोई कर्जा बनेगा, तो ये नॉन डेट। उधार लोगे तो कर्जा बनेगा, तो डेट क्रिएटिंग। रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दिया था उससे रिकवर कर लिया, तो ये भी नॉन डेट क्रिएटिंग है। तो भैया डेट क्रिएटिंग तो एक ही है, और वो है कि जब आप उधार लेते हो, जब आप बोरोइंग करते हो, तो यही डेट क्रिएटिंग होता है। 10th और आखिरी क्वेश्चन, हाउ कैन द डेफिसिट बजट बी फाइनेंस। सरकार अपने बजट डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करती है, तो सबसे पहला डेफिसिट फाइनेंसिंग। मेरी बात ध्यान सुनना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जो डेफिसिट है ना उसको कैसे फाइनेंस करेगी। दिस रेफर्स टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। सरकार आरबीआई से उधार जब लेती है, आरबीआई नोट छापती है और सरकार को उधार देती है, क्यों, क्योंकि सरकार का बजट घाटे में है। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार आम जनता से भी उधार ले सकती है, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सरकार अपने एसेट्स को बेच सकती है, या क्लास सरकार अपने खर्चे कम कर सकती है और कमाई को बढ़ा सकती है। जनरली इसको क्लास बहुत कम यूज किया जाता है, बट ये 4 रास्ते हैं जिससे सरकार के डेफिसिट बजट को फाइनेंस किया जा सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लास डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, सरकार का जब बजट घाटे में जाता है तो सरकार आरबीआई से उधार लेती है, कुछ गोल्ड गिरवी रख के, ट्रेजरी बिल्स गिरवी रख के, जिसकी वजह से आरबीआई नोट प्रिंट करके सरकार को देता है। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि सरकार के हाथ में पैसा आएगा, सरकार देश में खर्च करेगी। ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है तो क्लास इससे और महंगाई बढ़ेगी, और पैसा आएगा लोगों के पास, और डिमांड करेगी लोग। ओके, चलो, तो मैंने आपको कोशिश करी कि मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर को पूरा कवर कर सके, किसी भी तरीके से A to Z पूरा सिलेबस खत्म करना है मुझे, कुछ एक सेकंड का, एक नंबर का कुछ नहीं छोड़ना है। ये आपको अच्छे से मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन 3 पार्ट को अच्छे से पढ़ के, समझ के, किसी भी तरह याद करके दिमाग में रख लो। तुम अब कोई भी टीचर कुछ भी पूछे आंसर दे सकते हो, आंसर लिख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आए कि नहीं। अगर आपने ये चैप्टर सीखा है तो प्लीज मेरी इको की प्लेलिस्ट अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, कि पूरा सिलेबस A to Z आज भी, अभी भी शुरुआत करोगे, जब जागो तब सवेरा, अभी भी करोगे तो भी आराम से क्लास तुम अपना सिलेबस खत्म कर रहे होगे। इको और बीएसटी का तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो अकाउंट्स का प्लेलिस्ट ये रहा, बीएसटी का प्लेलिस्ट ये रहा, तो आप क्लास इनको भी देखो, इनको भी अच्छे से खत्म करो। अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।